नमस्कार। कभी सोचा है कि जो इतिहास हम स्कूलों में पढ़ते हैं क्या वो पूरी कहानी है? शायद नहीं। आज हम कुछ ऐसी कमाल की नई खोजों के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राचीन भारत की तस्वीर को मतलब हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी हिस्ट्री की किताब का पहला चैप्टर ही गलत हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज हम सब मिलकर इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सारा मामला यहीं से शुरू होता है। दशकों से मतलब सालों से हमें यही पढ़ाया गया कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। लेकिन अब कुछ नए सबूत मिले हैं जो इस तारीख को बहुत बहुत पीछे ले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कहानी क्या थी जो हमें हमेशा से बताई गई है, मतलब जो हमें स्कूलों में पढ़ाई गई। ये जानना जरूरी है कि प्राचीन भारत का इतिहास आखिर लिखा कैसे गया था। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि प्राचीन भारत के बारे में हमारी जो शुरुआती समझ बनी वो असल में 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बनाई थी। उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो जाहिर है उन्होंने उस समय जो देखा, जो समझा, उसी के हिसाब से इतिहास को लिखा। तो ये जो पारंपरिक कहानी थी, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, मतलब इसका ढांचा क्या था? चलिए एक नजर डालते हैं। हाँ, तो ये है वो टाइमलाइन जो हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ी है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर 1500 बीसी में आर्यों का आगमन, फिर वैदिक काल और उसके बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्य। एकदम सीधी सादी लीनियर कहानी लगती है। लेकिन अब यही सीधी सादी कहानी सवालों के घेरे में आ गई है। और इस पूरी पुरानी कहानी का जो सबसे बड़ा आधार था वो था आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। मतलब ये सिद्धांत कि इंडो आर्यन लोग और उनकी वैदिक संस्कृति मध्य एशिया से भारत आए। और पता है, ठीक इसी सिद्धांत पर, इसी नींव पर नई खोजें सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर कुछ ऐसे नए सुराग मिलने लगे जो इस कहानी में कहीं फिट ही नहीं बैठते? अब हम बात करेंगे उन जगहों की जहां से ये जबरदस्त सबूत मिले हैं, वो सबूत जो शायद इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दें। ये 3 नाम बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। हरियाणा में राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश में सनौली और तमिलनाडु में कीलड़ी। राखीगढ़ी से मिला है प्राचीन डीएनए, सनौली से मिले हैं प्राचीन रथ और कीलड़ी ने तो दक्षिण भारत के एक पूरे भुला दिए गए शहरी केंद्र को सामने ला दिया है। 4500 साल, ये नंबर, ये तारीख सब कुछ बदल देती है। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी में जो 4500 साल पुराना कंकाल मिला, उसके डीएनए में सेंट्रल एशिया से आए लोगों का कोई निशान ही नहीं है, कोई ट्रेस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि सिंधु घाटी के लोग यहीं के थे और ये बहुत मुमकिन है कि उनकी संस्कृति भी यहीं, इसी धरती पर विकसित हुई हो। और देखिए, ये कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। जब हम दक्षिण में जाते हैं, तमिलनाडु के कीडली में, तो वहां 15,000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये एक बहुत ही विकसित शहरी सभ्यता का सबूत देते हैं, और वो भी उस दौर में जिसके बारे में हम सोचते थे कि वहां ऐसा कुछ नहीं था। ये दिखाता है कि प्राचीन काल में पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक सभ्यताएं फल फूल रही थीं। और फिर आते हैं सनौली के वो रथ। सच में कमाल की खोज है। देखिए, रथों को हमेशा से वैदिक संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सनौली में मिले ये रथ उस समय से भी सदियों पुराने हैं जब हम मानते थे कि वैदिक काल शुरू हुआ था। अब ये तो एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है ना? तो अब हमारे पास क्या है? एक तरफ है वो पुरानी स्थापित कहानी और दूसरी तरफ है ये नए जबरदस्त सबूत। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर कैसी बनती है? चलिए देखते हैं। ये टेबल असल में पूरी बहस को बहुत अच्छे से समझाती है। सवाल चाहे वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति का हो, या सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का, या फिर दक्षिण भारत में शहरीकरण का, हर बड़े सवाल के जवाब में नए सबूत एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और वो इशारा क्या है? कि यहाँ एक स्वदेशी मतलब इंडिजिनस और निरंतर विकास हुआ, न कि किसी बाहरी प्रभाव की वजह से। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना? ये एक जिंदा कहानी की तरह है जो नई नई खोजों के साथ लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि इन पुरानी हड्डियों, इन मिट्टी के बर्तनों का
आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहासकारों की बहस नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। ये बात हमारी जड़ों की है। ये पूरी बहस हमें ये समझने में मदद करती है कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो कितनी पुरानी और लगातार चली आ रही हैं। मतलब एक अटूट श्रृंखला जो हजारों सालों से यहीं इसी जमीन पर विकसित हो रही है। और यही निरंतरता, यही कंटिन्यूइटी हमें शासन व्यवस्था में भी दिखती है। सोचिए, प्राचीन महाजनपदों यानी जो पुराने गणराज्य थे, वहां से लेकर बड़े बड़े मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक, और फिर आज के आधुनिक भारत तक, शासन के तरीके, उसके विचार भले ही बदलते रहे हों, लेकिन उनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और आखिर में ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है ताकि इतिहास की अकेडमिक कहानी, मतलब जो किताबों में है, वो लोगों के सांस्कृतिक अनुभव और उनकी पहचान के साथ जुड़ सके, उस गहरी स्वदेशी पहचान के साथ जो भारत को भारत बनाती है। तो हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर इतिहास वाकई एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है, तो ये नई खोजें हमें आगे क्या बताने वाली हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सच तो ये है कि ये अभी शुरू हुई है। और इसका अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।